नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी जो तीर हम दूसरों पर मारते हैं, दूसरों पर निशाना साध कर चलाते हैं, वो अक्सर उल्टा हमारी छाती में आके लगता है। अब बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। कहाँ तो बीजेपी कलकत्ता में जो दुष्कर्म हुआ है एक यंग लेडी डॉक्टर के साथ, जो बड़ी विभत्स घटना थी, इस दुष्कर्म के मामले में बीजेपी चाहती थी, बीजेपी के पश्चिम बंगाल के नेता चाहते थे कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। कानून व्यवस्था को लेकर तैयारी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अभी ये फाइल खुलती ही कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार खुद एक ऐसे ही मामले में, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा घिनौने मामले में खुद फंस गई महाराष्ट्र में, और वो भी चुनाव से 2 महीने पहले। आप कह सकते हैं कि निशाना कलकत्ते पर था, तीर मुंबई में आके गिरा। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई के पास बदलापुर इलाके में एक स्कूल में, जो स्कूल बीजेपी आरएसएस चला रही थी, उस स्कूल में, नर्सरी स्कूल में 2 बच्चियों के साथ, 2 छोटी बच्चियों के साथ, 4 साल की, 6 साल की छोटी बच्चियों के साथ स्कूल के अंदर जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और किस्तों में किया गया, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। बट इस घटना ने कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की पुलिस की पोल खोल दी। सच ये है कि पुलिस ने जो कुछ किया इस घटना को छुपाने में, दबाने में, ऐसी मिसाल आपको जल्दी इस देश में नहीं मिलेगी। इस घटना पर मैं आऊंगा, बड़ी खबर पर आऊंगा, और मैं आज ये भी बताने जा रहा हूं कि कैसे महाराष्ट्र सरकार मुंबई से लेकर बल्कि दिल्ली तक इस पूरे मामले में उलझ गई है। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप ये वीडियो देखिए, ये आंखें खोल देगा वीडियो। ये वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़ता हूं। अब दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो ये लोग दिख रहे हैं, किसी के माथे पर, सर पर पट्टी बंधी हुई है, कोई घायल है, चोटिल है, इनको रस्सियों से बांधकर थाने लाया जा रहा, रस्सियों से बांधकर। ये दरअसल मुल्जिम नहीं है, ये वो लोग नहीं जिन्होंने दुष्कर्म किया, ये वो लोग नहीं हैं जो आरोपी हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो इन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे, और पुलिस ने इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। अब दरअसल जनता को ही पुलिस ने निशाने पर क्यों रखा, जनता पर ही पुलिस ने लाठियां क्यों भांज दी, उन्हीं को रस्सियों से बांध कर गिरफ्तार क्यों कर लिया? दरअसल सच्चाई है कि जिस स्कूल में बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई, वो स्कूल ताकतवर लोगों का था, सत्ता से जुड़े लोगों का था, और इसीलिए पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर लाठी चला चला कर इस कदर पीटा जो बदलापुर में लोगों ने कभी नहीं देखा था। सिर्फ गोलियों की कसर रह गई, वरना यह कांड जलियांवाला बाग से कम नहीं था। अब सोचिए, अगर जनता या महिलाएं, या आप कह सकते हैं माताएं, अगर घर से बाहर ना निकलती, इन बच्चों के लिए इंसाफ ना मांगती, पूरा शहर, पूरा तालुका अगर इकट्ठा ना होता, सड़कों पर नहीं आता, तो यकीन मानिए एफआईआर नहीं होती। जो दुष्कर्म जिसने किया वो हमेशा बचा रहता, पुलिस पर्दे डालती रहती, और हफ्ते भर तक पुलिस ने पर्दा डाला, हफ्ता भर लग गया इस मामले को सुर्खियों में आने पर। और जब सुर्खियों में आया तो जो इस प्रोटेस्ट में जिसने भी इनकलाब किया, जिंदाबाद किया, इंसाफ मांगा, हाथ पैर तोड़े गए, और एक बड़ी संख्या है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस घटना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पुलिस के बारे में कुछ नहीं कहा, एफआईआर के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये घटना जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस पर राजनीति हो रही है। अब दोस्तों, ये जो घटना हुई है वाकई एक, आप कह सकते हैं कि ऐसी शर्मनाक घटना है कि जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चियाँ थीं छोटी छोटी, 4 साल की, 6 साल की, किस्तों में उनके साथ दुष्कर्म हुआ, लहूलुहान कर दिया गया उनको।
और हो सकता है कि कुछ और स्कूल की बच्चियां हों जिनके साथ ऐसा किया गया हो, लेकिन उम्र छोटी होने के कारण बातें बता नहीं पाई हों। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो बच्चों का जो बाथरूम था, वॉशरूम था, वहाँ पर एक मेल क्लीनर जा रहा था बजाय फीमेल के मेल। ऐसा कभी नहीं सुना गया कि बच्चों के फीमेल के वॉशरूम में मेल जा रहा है, नहीं होना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट की गई है, उससे भी कहीं ना कहीं उसको टेम्पर करने की कोशिश की। बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं जिसको सबूत हैं दबाने की कोशिश की गई। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो जो घटना है जो बच्चियों के साथ हुआ वो फिर आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मैं इससे थोड़ा बचना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल है कि ये घटना जब से लाइमलाइट में आई है पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ बदलापुर नहीं, कल्याण नहीं, थाने नहीं, मुंबई नहीं, रत्नागिरी नहीं, शोलापुर नहीं, कोल्हापुर नहीं, नागपुर तक, हर जगह, हर शहर में, हर कस्बे में इसको लेकर एक ज़बरदस्त गुस्सा है। और 24 अगस्त को, इसी 24 अगस्त को पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष महाराष्ट्र बंद करने जा रहा है। और ये भी बात सही है कि शिंदे की पुलिस ने जो गलतियां की या सरकार का जो दबाव था जिस वजह से एफआईआर नहीं हो रही थी, शिंदे बैकफुट पर है। अब सवाल ये है कि ये जो घटना है क्या एक ट्रिगर पॉइंट है, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक ट्रिगर पॉइंट है। पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को ये घटना क्या बदल सकती है? और क्या ये जो बच्चियों की, जो मासूम बच्चियां हैं, पहली बार स्कूल में पढ़ने गई थी, नर्सरी में, इनकी ये जो चीखें हैं, क्या महाराष्ट्र की सरकार को पलट सकती हैं? अब दोस्तों, चाहे कलकत्ता की घटना हो जहां पर एक लेडी डॉक्टर, यंग लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, और भी कई घटनाएं हुई हैं, बिहार में घटनाएं, उत्तर प्रदेश में घटनाएं, महाराष्ट्र में घटनाएं। ऐसी घटनाओं पर मुझे ऐसा लगता है सियासत नहीं होनी चाहिए, पोलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए ऐसे क्राइम्स का, इतने घातली क्राइम्स का। लेकिन होता है, हमारे देश में होता है, जो नहीं होना चाहिए। दो खास मेहमान आज मैंने बुलाए हैं। हमारे साथ मुंबई से सुधीर सूर्यवंशी होंगे, जो ग्राउंड ज़ीरो से सच्चाई बताएंगे कि पुलिस ने, सरकार ने किस तरह से इस घटना को दबाया और क्यों दबाया, और अब इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। और आज मैं एक क्राइम एक्सपर्ट को भी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो घटना है क्यों होती हैं, पुलिस के जो लैप्सेस हैं क्यों होते हैं, पुलिस पर इतना प्रेशर क्यों होता है, कौन प्रेशर डालता है कि हम घटना को दबाने लग जाते हैं, छुपाने लग जाते हैं। तो हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा साहब होंगे। और अशोक अरोड़ा साहब जेठमलानी साहब के साथ, राम जेठमलानी साहब के साथ उन्होंने काम किया, कई बड़े वकीलों के साथ काम किया, और इस वक्त न्यूयॉर्क में वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर ही रिसर्च कर रहे हैं। घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे रोका जा सकता है, वजह क्या है, और हमारी पुलिस इस तरह क्यों प्रेशर में दब जाती है। तो अशोक अरोड़ा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होंगे और सुधीर सूर्यवंशी होंगे। दोनों को सुनिए, ये वो घटना है जो महाराष्ट्र के चुनाव को बदलने जा रही है। सुधीर जी, 10 तारीख का मामला, 10 अगस्त का मामला, बहुत ही घिनौना मामला, जो भी सुनेगा दिल दहल जाएगा। हम लोग बच्चों और परिवार वाले लोग हैं और कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। 2 नन्ही बच्चियां, बेटियां, किसी की भी बेटी हो सकती, और जो उनके साथ किया गया, दुष्कर्म किया गया, और पुलिस ने जिस तरह से इसको दबाया, और 10-12 दिन लग गए एफआईआर करने में। क्या आपको लगता है कि पुलिस पर कोई प्रेशर था, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका ये स्कूल था कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी? और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ हुई, जिस तरह से स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ इस घटना को दबाते रहे, और इतनी बड़ी घटना अगर पब्लिक ना आती, अगर पब्लिक सड़कों पर नहीं उतरती, तो मुझे नहीं लगता है कि इन बच्चों को इंसाफ मिलता। क्या आपको लगता है कि पुलिस पर प्रेशर था, कहीं ना कहीं जो स्कूल है किसी रसूख वाले आदमी का था? देखो दीपक जी, शो के शुरू में मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो ऐसी घटना, शर्मनाक घटना होती है, उसमें बिल्कुल राजनीति नहीं लाना चाहिए, ये बात मैं जरूर मानता हूँ। लेकिन जब राजनीति का इस्तेमाल इस घटना में किया जाता है तो राजनीति जरूर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी मुख्यमंत्री हो, दोनों कह रहे कि राजनीति मत लाओ,
लेकिन सबसे मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट चीज है कि राजनीति का ही इस्तेमाल करके जो चीज 12 तारीख को हुई उसका एफआईआर 8 दिन एक हफ्ते बाद लिया जाता है, तो मुझे जी लगता है ये सबसे शर्मनाक चीज है। और जिस तरीके से दो नन्ही बच्चों को असॉल्ट किया गया, असॉल्ट जी के बाद में स्कूल और बच्चियों की मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल पोजीशन, पेरेंट की साइकोलॉजिकल पोजीशन और उनको इंसाफ दिलाने के बजाय वो स्कूल की रेपुटेशन का ज्यादा ख्याल करती थी, वो एक्यूज को प्रोटेक्ट करने का ज्यादा ख्याल करती थी। इसके वजह से ये केस मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड जो लोग ये स्कूल चलाते हैं उनके वजह से केस को शुरू में ही दबाने का प्रयास किया गया। ओ पुलिस ने भी उसमें मुझे लगता है कि इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने भी कवर अप करने का प्रयास किया गया। इसीलिए ये केस होने के बावजूद एक हफ्ते बाद कहाँ भी खबर नहीं आई। और सबसे ताज्जुब की बात यह है दीपक जी, जब एक लोकल रिपोर्टर यहाँ की वो खबर लाती है, खबर देती है, उसके बाद में एकनाथ शिंदे गुट के जो वहाँ के जो लोकल मेयर कह सकते हैं हम, लोकल वहाँ पे जो प्रेसिडेंट नेता रहता है म्यूनिसिपल पार्टी का फॉर्मर, वो लड़की को कहता है, वो जो रिपोर्टर को कहता है कि जैसे जिस तरीके से आप ये रिपोर्टिंग कर रही है घटना की, और करनी भी चाहिए मेरे ख्याल से, रिपोर्टिंग कर रही, तो इसे घिनौनी शब्द का इस्तेमाल शिंदे गुट के नेता ने किया, उसके ऊपर ना एफआईआर, ना जी केस, ना एक्शन, ना कुछ हुआ। तो मुझे लगता है कि मतलब सब जिस महिला ने इस केस का खुलासा किया, इस दुष्कर्म का, उसी की ऐसी तैसी कर दी शिंदे के लोगों ने, चीफ मिनिस्टर के लोगों ने। ये कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके कई सवाल मुझे पूछने हैं, क्योंकि 24 अगस्त को अब महाराष्ट्र बंद होने जा रहा है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो दोस्तों कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र की चुनाव की राजनीति को पलटने जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपाया गया है। आप सोच सकते हैं कलकत्ता पार्ट 2 है ये। अरोड़ा साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और एक पूरी उम्र आपने गुजार दी बड़े बड़े मामले, फौजदारी के, क्राइम के केसेस, जेठमलानी जैसे वकीलों के साथ आपने काम किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अगर जज होते, आप डिस्ट्रिक्ट जज होते, और इस तरह का मामला आता कि पुलिस इस तरह के केस में, जब छोटी छोटी बच्चियां नर्सरी की, रोज उनके साथ दुष्कर्म हो रहा था, वो लहूलुहान हो गई थी, अगर ऐसा केस आता और जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, तो जो कमिश्नर है या महाराष्ट्र का डीजी है, क्या कहते आप उनसे? ये सबसे, मैं यही बात, आपने अच्छी बात करी, ये भी एक जरूरी बात है दोस्तों से होनी चाहिए। जो क्रिमिनल लॉ में जो प्रोविजन है, जब सेशन ट्रायल शुरू हो जाता है तो उसकी डेट नहीं होती, फिर एक्चुअल में डेट नहीं होनी चाहिए, उसको डे टू डे चलना चाहिए। तो फास्ट ट्रैक कमिश्नर को ये बात होती है कि आप कमिश्नर को बुलाते उसी टाइम कोर्ट में कि आईओ अपना, अगर किसी के पास टाइम नहीं है आप आईओ बनो, इसका हफ्ते 10 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन करके इसको फाइल करो और डे टू डे ट्रायल करके हफ्ते में केस खत्म करो। 15 दिन में केस खत्म हो सकता है। क्या 15 दिन में केस खत्म हो सकता है दुष्कर्म का? एप्लीकेशन मिला के करना क्या है, आपने अक्यूज का जो है उसका मेडिकल बयान, लड़की का मेडिकल कराना है, लड़की का 166 में स्टेटमेंट करना है, और आप चार्जशीट फाइल करिए। ऐसे जज हैं हिंदुस्तान में, अब देखिए, जिन्होंने एक एक दिन में भी सजा की है, 3 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में। तो अगर वो हिम्मतें मर्द है, जब तक देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये जो खासकर पॉलिटिशियन है जितने भी हैं, मैं समझता हूँ अगर बंगाल में होता है, बंगाल में दुष्कर्म होता है तो आप सारे सड़कों पे उतर जाते हो, और बिहार में होता है, यूपी में होता है, दिल्ली में होता है। दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी की सरकार है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है, जो क्राइम है, वो तो पुलिस अमित शाह की है, पुलिस तो अमित शाह की है, होम मिनिस्टर की है। तो दिल्ली में क्यों नहीं वो प्रोटेस्ट होते? आप ये देखिए ना, दिल्ली में उनकी नाक के नीचे। मैं तो ये कहता हूं दीपक जी, मैं कुछ एक चीज और, अरोड़ा साहब एक चीज और, आप कह रहे हैं कि अगर आप जज होते तो हफ्ते भर के अंदर, 10 दिन के अंदर इसमें आप सजा दे देते, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिए कि 3-3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुआ है और सजा हुई है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि पुलिस ने तो 10 दिन साहब एफआईआर लिखने में गवा दिए, 10 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई, आप 10 दिन में सजा की बात कर रहे हैं। सुधीर जी ठीक कह रहे थे, जो कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो वो खुद कर रहे हैं,
क्योंकि वो आदमी जो स्कूल चलाता है। एक मेरी और भी शिकायत देखो, मैं एक ये देखिए दीपक जी, जब बात कर रहे हैं तो दोस्तों को पता होना चाहिए क्राइम क्यों हो रहा है। क्राइम में स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये दुकानें बन गई हैं। जो स्कूल की प्रिंसिपल है, वो लेडी है, वो ये नहीं सोचती कि ये मेरी बच्ची है, मेरी पोती है, मेरी दोती है। वो ये सोचती है कि स्कूल की इमेज का क्या होगा। स्कूल की इमेज केस रजिस्टर ना करने से नहीं बनेगी। स्कूल की इमेज बनेगी अगर आप उस पर एक्शन लेंगे, तब स्कूल की इमेज बनेगी। सुधीर जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पहले तो कुछ उनकी पुलिस बोली नहीं, चुप रही, पुलिस मामले को दबाती रही, बड़े बड़े अधिकारी मामले को दबाते रहे। वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता थे लोकल, उन्होंने उल्टा उस रिपोर्टर की ऐसी तैसी कर दी जिसने खबर का खुलासा किया। अब कई दिन के बाद एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि साहब इस केस में राजनीति हो रही है। उद्धव ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, शरद पवार राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी के लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस भी राजनीति कर रही है और पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्या आपको लगता है कि शिंदे कहीं ना कहीं फंस गए हैं? और शिंदे नहीं फंसे, ये पूरा चुनाव फंस गया है इस पर कि महाराष्ट्र में इसकी चर्चा है गली गली। बिल्कुल दीपक, आपने देखा होगा कल के जो विजुअल्स थे, वीडियोस वायरल जो हुए सोशल मीडिया पे हुए, सब तरफ रिपोर्टिंग भी यहाँ पे हुई। लोग, मेरे ख्याल से ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वॉलंटरी लोग। जनरली सिटी के लोग इतने बड़े पैमाने पे कोई मोर्चा, धरना, कोई प्रोटेस्ट में बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि उनका रोजमर्रा की जिंदगी रहती है। और बम्बई जैसे शहर में तो वो सबसे ज्यादा रहती है। वो सब काम धंधे छोड़ के सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी अहम चीज है। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने वो लोगों के साथ सिंपैथी जताने के बजाय उनके जख्म पे मीट रगड़ने का काम ज्यादा किया है। जो इनसेंसिटिव स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट था। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस प्रोटेस्ट बोल के शिंदे जी खुद को अलग करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये स्टेटमेंट उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से आई है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा, स्प्रेड होगा, तो उनकी कुर्सी डगमग जाएगी, वापस सत्ता में नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि सत्ता और पावर से ऊपर उठ के जो राजनेता है, उनसे हमेशा राजनीति और सोशल वर्क करना चाहिए। महाराष्ट्र और सब तरफ ऐसे पहले माना जाता था कि पॉलिटिक्स में जो आदमी हो 80% सोशल वर्क करेगा और 20% पॉलिटिक्स करेगा, लेकिन आप 80-20 छोड़ दो, 100% पॉलिटिक्स चल रही है। तो उसके वजह से पॉलिटिक्स करने के वजह से सत्ता में रहना, सत्ता की दूसरी सरकार गिराना, एमएलए खरीदना, फरोखना, उसके वजह से जो मुद्दे हैं, मेरे ख्याल से वुमेन सेफ्टी के, लोगों के लॉ एंड ऑर्डर के, सब मुद्दे मेरे ख्याल से वो ड्रेन में चले गए। आपको ताज्जुब होगा, कल जो महिलाएं सबसे ज्यादा जो यंग लड़कियां वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी, वो बैनर लगा रही थी, हमको लाडली बहना से कोई 1500 रुपया, 3000 हमको कोई भीख नहीं चाहिए, हमको हमारी सेफ्टी चाहिए। देखो, सरकार के वेलफेयर स्कीम वो अपनी एक जगह पे है, लेकिन जब तक वुमेन सेफ्टी खुद को सिक्योर नहीं महसूस करेगी, तो को भी कितना भी पैसा 2 लाख दो, 2 लाख दो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक वो सुरक्षित अपने शहर में, सिटी में, अपने स्कूल में, जो माँ बाप अपने छोटे बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं और पूरा दिन ऑफिस में रहते थे, किसके भरोसे वो छोड़ेंगे? ये भी बड़ा सवाल मेरे ख्याल से। जो लोग अपने बच्चों, बड़ी बात आपने कह दी कि महिलाएं जो हैं उनको अपनी बच्चियां दिख रही हैं कि उनकी बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, नर्सरी में बच्चों के साथ, क्योंकि स्कूल गार्जियन है। और इसलिए वहां पर महिलाएं कह रही है कि हमें लाडली बहना का पैसा मत दीजिए, हमको सरकार से मदद दे दीजिए, पहले हमें सेफ्टी दी, हमारी बच्चियों को बचाइए। बड़ी बात है। और एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं चुनाव के एन वक्त पर उलझते चले जा रहे हैं। मैं एक सवाल यहां पर अरोड़ा साहब पूछूंगा, बहुत स्पष्ट आंसर आपसे चाहता हूं, एकदम क्लियर। आप 50 साल तो आपने हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में क्राइम के तमाम बड़े बड़े मुकदमे आपने जो है उस पर जिरह करी, और अब आप अमेरिका में, न्यूयॉर्क में रिसर्च कर रहे हैं, क्राइम पे ही कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यही केस अगर अमेरिका, न्यूयॉर्क में हो गया, जिस शहर में इस वक्त आप हैं, ये महाराष्ट्र की जगह, मुंबई के बदलापुर की जगह ये न्यूयॉर्क में होता, तो आपको लगता है कि वहां पर जो काउंटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर जो पुलिस है, तुरंत जो है मौके पर जाती और स्कूल अब तक सील हो चुका होता? क्या स्कूल सील हो जाता? क्या जितने भी प्रिंसिपल वगैरह अब तक जो है उनको जो है पुलिस हिरासत में ले लेती न्यूयॉर्क में? देखिए, या वहां भी राजनीति होती है? हाँ, नहीं, वहां कहीं राजनीति नहीं होती।
ये सिर्फ हिंदुस्तान में और एशियन कंट्रीज में ज़्यादा होती है। वैसे जो यूरोपियन और जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ राजनीति इस पे बिल्कुल होती नहीं है। पुलिस बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और खुद रिपोर्ट करना पड़ता है जिसको भी पता हो। ये कानून में भी है, जिसको भी पता लगे कि ये दुष्कर्म हुआ है उसको रिपोर्ट करनी चाहिए। मैं बार बार आपको इसीलिए माइंडसेट जो है ना दीपक जी, ये माइंडसेट सारा कसूरवार है। हिंदुस्तान में जो माइंडसेट है, अगर प्रधानमंत्री के 2 किलोमीटर दूर पे महिलाएं जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं जिनको ओलंपिक मेडल मिले हैं और प्राइम मिनिस्टर एक्शन नहीं लेते, ये दुष्कर्म से कम है क्या? यही तो सारी चीजें एनकरेज करती हैं। एक बंदा जो ब्रिजभूषण जो है वो ऐसा दुष्कर्म करता है और उसको टिकट नहीं देते, उसके बेटे को टिकट दे देते हो आप। जो बंदे आप, यही तो चीजें हैं, ये दैट इज व्हाट क्रिमिनोलॉजी इज। इसको प्रिवेंट कैसे करना है? आप कहते हो कि मैं महिलाओं के खिलाफ, मतलब महिलाओं के लिए बनाऊं, और महिलाओं का जिन्होंने रेप किया है उनको जो गुजरात में बिल्किस बानो में उन पे तिलक लगा रही है, महिला ही तिलक लगा रही हैं। पार्टी की महिलाएं उस पे तिलक लगा रही हैं जो रिलीज होके आया मर्डर और रेप केस में। जो मर्डर और दुष्कर्म में रिलीज होके आए हैं उनको आप जी लगा रहे हो। तो कैसे माइंडसेट, ऐसे पता लगता है ना। नहीं नहीं, एक छोटा सा, एक छोटी सी लाइन का मुझे आंसर, ऑब्जेक्टिव आंसर चाहिए। आप न्यूयॉर्क पुलिस पर भी रिसर्च कर रहे हो, वहां के क्रिमिनल सिस्टम पे रिसर्च कर रहे हो। मेरा सवाल यह है कि न्यूयॉर्क में अगर ये घटना हो गई थी किसी स्कूल में, नर्सरी स्कूल में 2 बच्चियों के साथ, तो पुलिस वहां क्या करती? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर क्या होता? इमीडिएट अरेस्ट हो जाता है, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि क्राइम सीन से कई चीजें उड़ जाती है। और अगर जो रिपोर्ट नहीं करता कॉग्निजेबल ऑफेंस में, दुष्कर्म में, उस पे भी एक्शन होता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, उस पे भी एक्शन होता है। और ऐसे जो केस, मैं तो न्यूयॉर्क क्यों जाना है, मैं तो हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में लोगों ने 4-4 दिन में केस खत्म कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि जहां चाह वहां राह किया जा सकता है। लेकिन ये जो सारी राजनीति, तभी मैं आपको ये केस बता रहा था, राम रहीम में अगर आप पैरोल दे देते हैं तो महिला सुरक्षा कहाँ रह गई? आप तो बिल्कुल मैसेज दे रहे हो ना कि छूट जाओगे, मेरा अगर बाप वहां पर लगा हुआ है छूट जाएगा। आप शय दे रहे हो, मैं बात ये कर रहा हूँ। आप समझिए, आप कह रहे हैं कि यहां पर भाई भतीजावाद है पुलिस में। राम रहीम जैसे लोग जो जिन पर दुष्कर्म के आरोप हैं, तमाम महिलाओं को जिन्होंने कहीं ना कहीं असॉल्ट किया और उनको सजा हुई, उनको पेरोल पे इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। चुनाव में एक बहुत बड़े क्रिमिनल को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां चुनाव है, उनसे कुछ वोट मिल सकते हैं। मैं सीधे लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं सुधीर जी, आपको क्या लगता है ये जो केस हुआ, ठीक है, इस केस में इसको मिस हैंडल किया गया, इसको कहीं ना कहीं दबाया गया, छुपाया गया, बीजेपी के लिंक्स थे। ये केस क्या अब महाराष्ट्र के चुनाव को क्या एक नया मोड़ दे सकता है, क्योंकि वैसे ही बीजेपी की हालत खराब है? क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है ये जो केस है बच्चियों का, ये अब महाराष्ट्र की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है? देखो दीपक जी, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बहुत अहम मुद्दा रहता है हर इलेक्शन में। और जैसे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी डिटोरेट होते जा रहे थे दिन पे दिन, यही एक बड़ा सवाल है। जो महाराष्ट्र की गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी अच्छा गया है। मुझे लगता है कि 3 पार्टियों की सरकार, और उसके वजह से पुलिस की जो पोस्टिंग होते हैं उसमें करप्शन बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। शिंदे के जो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट के थाने उस इलाके में घटना हुई है, तो वहाँ के राइट उनको नहीं है, बहुत वैसे बताया जाता है कि पोस्टिंग के, तो उसके वजह से जो मिसमैच और मिस गवर्नेंस है, ये उस गवर्नेंस की वजह से सब चीजें हो रही है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल, ये आने वाले इलेक्शन में महिलाओं में, खास करके लड़कियों में, जो आजकल की लड़कियां पढ़ती है और बाहर काम के लिए निकलती है, उनमें ये बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा। लोगों में, पेरेंट्स में होगा, भाइयों में होगा कि ये अपनी महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम चीज है। आपको याद होगा निर्भया कांड के बाद में पूरी कांग्रेस की सरकार लोगों ने उखाड़ के फेंक दी गई थी। जी, तो उसी वजह से मुझे लगता है कि वुमन सेफ्टी इज द फर्स्ट एंड प्राइमोस्ट। उसके नीचे जो भी कुछ आपको लाडली बहना लाना है, लाडली एक बार प्यार करना, जो भी कुछ करना है उसके बाद में, लेकिन वुमन की सेफ्टी सबसे अहम चीज है। जब तक वो सेफ्टी आप दे नहीं सकते, बाकी कोई चीज का, वेलफेयर चीज का कोई मतलब नहीं रहता। वुमेन की सेफ्टी सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ वुमेन की बात नहीं हो रही, बच्चियों की बात हो रही, जिन्होंने
स्कूल की पहली क्लास में कदम रखा है, नर्सरी में, और उनके साथ जो कुछ हुआ है, 2-2 बच्चियों के साथ, हो सकता है और भी कई बच्चियां हों जिनके साथ वो जो क्लीनर था, टॉयलेट क्लीनर था, मेल था, कायदे से फीमेल होना चाहिए था। और इस घटना को जिस तरह से दबाया गया, जिस तरह से इसमें तथ्यों को छुपाया गया, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की, स्कूल के ओनर पर पर्दे डाले गए, मुख्यमंत्री अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसमें राजनीति हो रही, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यानी मामला कुछ नहीं था, सिर्फ राजनीति की वजह से मामला बढ़ा चढ़ा दिया है। एक तरफ हम कलकत्ता में देखते हैं, जी एक लास्ट में बात यहाँ बात कहना चाहता हूँ, और सबसे सिंपल चीज ऐसी हुई कि जो महिला, उसकी 2 बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वो महिला बेचारी खुद प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसको 11 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, वो महिला को। तो तभी उसके बाद में उसका एफआईआर लिया गया नहीं। तो मुझे लगता है कौन सा तरह का प्रेशर वो पुलिस के ऊपर था, स्कूल के ऊपर था, ये सबसे अहम सवाल यहाँ पे खड़ा हो। किसका प्रेशर था, किस स्तर से प्रेशर था? क्या टॉप लेवल से गवर्नमेंट के प्रेशर था, डिस्ट्रिक्ट लेवल से था? ये सब तो जांच का विषय है। मुझे लगता है कि मामला देर सवेर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। एक तरफ कलकत्ता में देख रहे हैं, और कलकत्ता में जो भी दोस्तों घटना हुई एक महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में, वहां भी दुष्कर्म और हत्या का मामला हुआ, वो भी बहुत ही विभत्स है। लेकिन अगर मैं राजनीति के तौर पे देखूं तो ममता बनर्जी की साख पर बट्टा जरूर लगाए, लेकिन ममता बनर्जी के यहाँ चुनाव नहीं है। लेकिन जिस बीजेपी ने उस मुद्दे को, कलकत्ता के मुद्दे को इतना बड़ा किया, वो अपने ही अखाड़े में फंस गई है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए, एक बदकिस्मती जो है उन बच्चियों के परिवार के साथ हुई, और दूसरी ये कि एकनाथ शिंदे जो आज बड़बड़ा रहे हैं कि राजनीति हो रही है, और दरअसल सच ये है कि बीजेपी इसलिए फंस गई है क्योंकि 2 महीने बाद वहां चुनाव है, और ये जो केस है जिसको दबाया गया वो पूरी जनता की जुबान पर है। तो बीजेपी के लिए ये गले की हड्डी केस बनता जा रहा है। अशोक जी, आप आए और बहुत बड़ी बातें आज आपने कही हैं दर्शकों के सामने। आपने कहा है कि अगर हिंदुस्तान की पुलिस चाह जाए तो 4 दिन से 10 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ट्रायल हो सकती है, सजा हो सकती है। और आपने कहा कि ऐसे मामले आपने खुद सुपरवाइज देखे हैं। सुधीर जी, आपने जो ये कहा है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं मामले को टाल रहे हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि उनकी ही पुलिस ने इस मामले को दबाया था। 10 दिन लगा दिए एफआईआर करने में। अशोक अरोड़ा साहब, न्यूयॉर्क से आप ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई से सुधीर जी आपने ज्वाइन किया, ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर।